अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नाम है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था जो हमने, और उसका जो पार्ट नंबर 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट है एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं उसमें बखूबी स्टेटमेंट को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स में बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उनमें पॉइंट आउट करना है कि इनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। मैं एक दफ़ा फिर मेंशन कर देता हूँ कि एक सिंगल जो हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो वो कुछ इस तरह की होगी, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में कंपेयर करें तो इसमें x² का कोएफिशिएंट है, एक x का कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह जब आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं तो उसमें हमारे पास x² का कोएफिशिएंट आता है और साथ एक इन द एंड कांस्टेंट टर्म आ जाती है, यानी x का कोएफिशिएंट मौजूद नहीं होता। तो हमारे पास इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं सॉल्व उसमें ज़्यादातर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। उसमें से 2 जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करने के लिए कहे थे, चाहे शायद उनमें से कोई एक प्योर या दोनों प्योर हो सकती हैं, जो कि आप खुद सॉल्व करके देखोगे कि आया कि वो प्योर हैं कि नहीं। हमारे पास जो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो पेंडिंग रह गया था वो हम करने जा रहे हैं सॉल्व, जो कि हमारे सामने मैंने बोर्ड पे राइट डाउन किया हुआ है उसको। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शंस दी हैं, जैसे कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है, दरम्यान में प्लस की साइन है, इक्वल के उस तरफ भी एक फ्रैक्शन है। अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना होगा। अब एंड पे जब हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो ये पॉइंट आउट करने का आया कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमने क्या करना है कि इसका सबसे पहले आपने लेना है एलसीएम, यानी कि आपने इस तमाम फ्रैक्शंस को अलग-अलग सेपरेटली एक ऐसे लीनियर एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो नज़र आ रहा है, जैसे कि इधर x+2 नज़र आ रहा है आपको, इधर x+3 नज़र आ रहा है और इधर हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है 12, कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, उसका एक सिंपल तरीक़ेकार है कि आपने क्या करना है कि हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इकट्ठा करना है, वो जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन को सब फ्रैक्शंस के साथ अलग-अलग क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उस मल्टीप्लिकेशन की मदद से क्या होगा कि हर फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर मैं उसको रिपीट करता हूं कि आपने एलसीएम में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, हर फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं उनको इकट्ठा करना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है, वो एक्सप्रेशन हर फ्रैक्शन के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करूँ तो सबसे पहले एक रियल नंबर को मैं शिफ्ट करूंगा, पहले 12 आ जाएगा। तो सारे चूंकि हमने लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, पहले 12 लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम x+2 को लिख लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा x+3। ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है इस एक्सप्रेशन को पहली फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को सेकेंड वाली आपकी जो फ्रैक्शन है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी एक्सप्रेशन को आप ये जो थर्ड इक्वल के उस तरफ हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई बाय x, ये जो आपकी वैल्यू दी गई है 12 इज टू x+2 एंड x+3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो पहली फ्रैक्शन नज़र आ रही है उसको इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको कहाँ से मिला है, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपने हासिल किया है 12, x+2 और x+3 को इकट्ठा करके। हाँ जी, 12 x+2 x+3 जो कि मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ जो आपको नज़र आ रही है x+1 ओवर x+2 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी साइन आ रही है, बीच में प्लस की साइन आ रही है। फिर यही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि 12 x+2
एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3। क्लियर है? सेकंड फ्रैक्शन, और अब इक्वल के उस तरफ जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी एक्सप्रेशन के साथ जो एलसीएम आपने लिया है इसका। ठीक है, 12 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12। आपने हर फ्रैक्शन को अलग-अलग इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया है जो कि आपको हासिल हुआ है हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मिला के, यानी कि 12 को मिलाया इधर से x प्लस 2 और x प्लस 3 को मिला के एक इकट्ठा एक्सप्रेशन बनाया। उस एक्सप्रेशन को आपने फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लीकेशन का मतलब यह था कि आप बेसिकली ये जो हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स हैं इनको आप एलिमिनेट करना चाहते हो, इनको काटना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है वो इसी सूरत में कटिंग होगी जब, जैसे कि अब अगर आप 12 को काटना चाहते हैं तो 12 इस पूरे एक्सप्रेशन को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 12 से कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह हर एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर के मिला के एक ऐसा एक्सप्रेशन हमने बनाया है जो कि जब आप सब फ्रैक्शंस के साथ उस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली कटिंग हो जाएगी। जैसे कि x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, इधर से देखें x प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया और इन द एंड आपका 12 से कैंसिल आउट हो गया। सिंपली आपने अगर देखें तो आपने इस एक्सप्रेशन को जब सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके हर फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर थे वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, आपको नजर आ रहा होगा। अब हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज बच रही हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनको एक दफा राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 12 है, उसके बाद x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी सिर्फ उनको राइट डाउन कर लेते हैं x प्लस 1। इसी तरह प्लस 12 है, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि जब भी एक जैसी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, यानी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब एक जैसी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के उस तरफ जब हम जाएंगे तो 25 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 से और साथ x प्लस 3 से। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है इसको मजीद आगे से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और कुछ हमारे पास टर्म्स में होल स्क्वायर का फार्मूला भी मौजूद है। अब इसको आगे से मजीद इस तरफ इसका स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये तीनों वैल्यूज आपस में, इसमें एक रियल नंबर है और 2 लीनियर फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सिंपल तरीकेकार है, या तो इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करो, इस लीनियर फैक्टर को इस लीनियर फैक्टर के साथ, जब इनका फाइनली आंसर आ जाता है फिर 12 उन एक्सप्रेशन के हर वैल्यू के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप ये करो कि 12 को पहले लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पास लीनियर फैक्टर आएगा वो आगे नेक्स्ट वाले लीनियर फैक्टर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली आसान तरीकाकार है। इसमें हम क्या करेंगे, जो 12 है वो इस x प्लस 3 जो पहला लीनियर फैक्टर है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को पहले x से करेंगे क्या आ जाएगा, 12x प्लस 12 को 3 से करेंगे 12 3 36 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। 12 को आपने इस लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यही जो लीनियर फैक्टर 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हासिल हुआ है वो बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 से। प्लस इसी तरह मजीद हम 12 को वैसे रहने देते हैं। अभी हमारे पास ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये बेसिकली होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन फार्मूले के मुताबिक करेंगे। मैं इधर एक दफ़ा फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी 9 क्लास में आपने बड़ा ब्रीफली इस फार्मूले को पढ़ा हुआ है। तमाम बच्चों के उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट होल स्क्वायर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे ऑलरेडी। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर आप फाइंड आउट करते हो, जब इसको ओपन करते हो तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में ओपन होता है। ठीक है, अभी आपको क्लोज्ड फॉर्म में वैल्यूज दी गई है, यानी कि a की जगह आपको अगर देखें तो x नजर आ रहा है और b की जगह क्या नजर आ रहा है, 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a की जगह x आ रहा है तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस b की जगह 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a भी है आगे, प्लस 2a क्या है, x, और b की जगह क्या आ रहा है, 2। बिल्कुल उसी फार्मूले के मुताबिक आपने ओपन कर दिया और इसके ऊपर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म जब इसका फार्मूला आपने ओपन किया है बेसिकली ये पूरी की पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसी वजह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दिया, एक सेपरेट कर दिया। ठीक है,
इक्वल के उस तरफ जाते हैं हम, तो ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसी तरह जैसे कि इधर आपने पहले 12 को पहले लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, इधर भी हम 25 को जब पहला लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहा है उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पहले x से होगा तो क्या आ जाएगा 25x प्लस 25 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 50। अब 25 इस लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो बेसिकली अगले लीनियर फैक्टर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट मजीद हम अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला लीनियर फैक्टर इस वाले लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल तरीक़ेकार है जो कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन का जो वेरी फर्स्ट पार्ट था उसमें ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन 9 क्लास के मैथ में अगर आपको अच्छी तरह से अबूर हासिल है तो उसमें लीनियर फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन आपके लिए कोई मुश्किल का बायस नहीं बनेगी। तो इनको जब आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट वाला लीनियर फैक्टर उसका जो पहला वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी अगले लीनियर फैक्टर के तमाम टर्म्स के साथ, यानी 12x इसकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय ये दोनों मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, इसी तरह इधर से इसकी सेकंड टर्म प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, प्लस 12 आ गया। इसी तरह इसको अब इनकी पावर्स लेंगे, x का स्केयर आ गया प्लस 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 2 4 साथ किससे मल्टीप्लाई हो रही है, x से 4x आ गया इज इक्वल के उस तरफ गए। तो इसी तरह ये भी दो लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25x पहले उसी तरह ही लेफ्ट वाला लीनियर फैक्टर की जो पहला एलिमेंट है वो अगले पूरे के पूरे लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा 25x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, इसी तरह प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 12x x से होगा तो क्या आ जाएगा 12x x से होगा x की पावर 2 होगी, x स्क्वायर आ गया। इसी तरह 12x 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 12x 1 12x प्लस 36 पहले x से होगा तो 36x, इसी तरह 36 जब 1 से होगा तो 36 1 36 ही आ जाएगा। अब 12 को आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर वैल्यू अलग-अलग 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 पहले x स्क्वायर से होगा तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 12 जब 4 से होगा तो 12 4 क्या आता है 48, इसी तरह 12 4 48 साथ इसके क्या आ रहा है x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। इसी तरह जब इस इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 25x को जब x से किया तो क्या आ गया 25x का स्क्वायर प्लस 25x को 3 से करेंगे 25 3 क्या आ जाएगा 75 साथ क्या आ रहा है इसके x आ रहा है। इसी तरह प्लस 50 पहले x से होगा तो क्या आ जाएगा 50x, इसी तरह 53 टाइम्स क्या आ गया 150। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल उसी तरह ही कि आपने इन पूरी की पूरी वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करना कि सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म सारी इकट्ठी हो जाएंगी, फिर इन दैट हमारे पास दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, और फाइनली हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स जितनी भी दी गई हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर उन सबको आप इकट्ठा कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास क्या आ रहा है 12x स्क्वायर, और मजीद कोई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज मौजूद है। हाँ, ये प्लस 12x स्क्वायर ये भी इसके साथ मिल जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर इक्वल के उस तरफ अगर कोई एक्स स्क्वायर वाली नज़र, हाँ प्लस 25x स्क्वायर जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 25x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली और कोई नज़र आ रही है इस एक्सप्रेशन के अंदर? नहीं, तीन वैल्यूज थी, तीनों आपने इकट्ठी कर ली एक्स स्क्वायर वाली। अब एक्स स्क्वायर वाली के बाद बारी आती है एक्स वाली टर्म्स जितनी भी हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 12x प्लस 12x, इसी तरह प्लस 36x, 12x के बाद 36x, उसके बाद x वाली हमारे पास एक इक्वल के इस तरफ ऑलरेडी मौजूद है वो है प्लस 48x, और इक्वल के उस तरफ दो टर्म्स है हमारे पास x वाली प्लस 75x और प्लस 50x, दोनों जब इक्वल के इस तरफ आएंगी तो दोनों क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, माइनस 75x और माइनस 50x। हमारे पास मजीद और कोई x वाली टर्म्स नहीं है, सारी इकट्ठी कर ली हैं आपने जितनी भी थी इस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पास एंड पे कौन सी टर्म्स आती हैं कांस्टेंट टर्म्स जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा जाता। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 36 प्लस 36
प्लस 36 के बाद क्या आ रहा है प्लस 48, और उसके बाद इक्वल के उस तरफ प्लस 150 इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 150, और इक्वल के उस तरफ जितनी भी टर्म्स थी वो सारी इक्वल के इस तरफ आ चुकी हैं, तो इक्वल के उस तरफ क्या बचेगा 0। तो इधर हम क्या लिख देंगे 0। अब हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सारों को सॉल्व करते हैं। 12 में 12 प्लस करेंगे, प्लस वाली पहले इकट्ठी कर लें, 12 और 12 दोनों प्लस किया तो क्या आ गया 24 एक्स स्क्वायर, और उसके साथ क्या आ रहा है माइनस 25 एक्स स्क्वायर। इधर भी जितनी भी प्लस वाली हमारे पास एक्स वाली वैल्यूज मौजूद है प्लस वाली उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 36 में 48 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, 40 30 70 76, 76 में से 8 प्लस किया 84, 84 में 10 प्लस किया 94, ये आ गया हमारे पास 96x जो प्लस वाली टर्म्स है, और माइनस वाली दो टर्म्स है इनमें साइन माइनस लगेगी, इनको भी हम आपस में प्लस कर देंगे। 75 में जब आप 50 प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 125x। इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनमें से भी जो प्लस वाली हैं पहले उनको प्लस कर देते हैं। 48 में से 36 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 84, और साथ माइनस क्या आ रहा है 150 इज इक्वल टू 0। फाइनली 24x स्क्वायर साथ माइनस 25x स्क्वायर है, दो डिफरेंट साइंस है हमारे पास, एक प्लस किया एक माइनस किया है। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम इनको आपस में करेंगे तो माइनस, लेकिन आंसर के साथ वो साइन लगेगी जो इन दोनों में से क्या होगी बड़ी होगी। 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक x स्क्वायर सिंगल x स्क्वायर बचेगा, लेकिन अब इसके साथ साइन कौन सी लगेगी आप खुद देख सकते हैं कि एक प्लस किया हमारे पास और एक माइनस किया। शुरू में कोई साइन ना हो तो प्लस होती है, अब इसमें प्लस की बड़ी है कि माइनस की बड़ी है, तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दो एक्स वाली टर्म्स मौजूद है, एक प्लस किया और एक माइनस किया है, तो ऑलरेडी हमारी जाहिर सी बात है जब दो डिफरेंट साइंस आ जाएंगी तो उनको करेंगे तो हम माइनस, लेकिन आंसर के साथ वो साइन लगेगी जो इन दोनों में से क्या है बड़ी है। तो इसमें प्लस की बड़ी है कि माइनस की बड़ी है, माइनस 125 बना है। 125 में से 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 29x। इसी तरह नेक्स्ट आ गया प्लस, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बची हैं इनको आपस में माइनस करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की है, इनको आपस में माइनस ही करेंगे, लेकिन आंसर के साथ हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि माइनस 150 प्लस 84 से बड़ा है। 150 में से 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमारे पास फाइनली इसकी इक्वेशन आई है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर इक्वेशन नहीं होगी। अगर प्योर इक्वेशन होती तो इसमें वेरिएबल एक्स की कटिंग हो जाती, पीछे ही वेरिएबल एक्स मौजूद नहीं था होना, जस्ट एक्स स्क्वायर की टर्म होनी थी और एक हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होनी थी, तो वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी थी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किस में है प्लस में है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हुए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इससे पहले भी जो आपके इसके पिछले क्वेश्चंस किए हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पिछले पार्ट्स किए हैं उसमें एक ऐसी इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ गई थी जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में था, तो वो मैंने तरीका बड़ा ब्रीफली उधर एक्सप्लेन किया था कि अगर आप के बाद आपकी फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर माइनस में होता है तो उसको आपने प्लस में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसकी साइन को आपने क्या करना है चेंज करना है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन की आप साइन को चेंज करते हो उसका सिंपल तरीकेकार है उसके अंदर से आप माइनस को क्या करते हो कॉमन ले लेते हो। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन की साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किस में लाना चाहते हो पॉजिटिव करना चाहते हो, प्लस में लाना चाहते हो। तो आप सिर्फ इसी को पॉजिटिव नहीं करोगे, फिर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की साइंस को आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की साइंस को चेंज करने लगोगे तो उसमें से माइनस को क्या करोगे कॉमन ले लोगे। जब माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर माइनस एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया प्लस एक्स स्क्वायर में, माइनस 29x किस में कन्वर्ट हो गया प्लस 29x में। इसी तरह माइनस 66 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 66 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कॉमन होकर जारी सी बात है इस पूरी की पूरी टर्म से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर आके 0 से डिवाइड होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस को आप खत्म कर देंगे। फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, जो एक्सप्रेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म होगी स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि प्योर नहीं होगी क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल शामिल है। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, इसमें जो स्टेप्स थे वो ज़रा काफ़ी लंबे थे, लेकिन ये है कि आप अगर बेसिक्स को फॉलो करो, अपनी बेसिक्स आपकी स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन करने में किसी किस्म की भी साइन की गलती नहीं करोगे, अपना हाजिर दिमागी के साथ पूरे तरीके से क्वेश्चन को परफॉर्म करोगे तो गलती के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।